कहते हैं चलने का नाम जिंदगी है। भारत में कहा भी क्या है, चरैवती चरैवती, यानी चलते रहिए चलते रहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन में चलते रहने को ही अपना काम बना लेते हैं। आज चलते चलते हम जिस शख्स के पास पहुँचे, अगर उनका इंट्रो देने लगे तो अगला आधा घंटा कम पड़ जाएगा। इनके कई पहचान हैं। यूपी के डीजीपी भी रह चुके हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी हैं, गरीबों की आवाज़ हैं, वंचितों की आवाज़ हैं, और लेखक भी हैं, चिंतक भी हैं। इनके कई पहचान है। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जीवन में लक्ष्य क्या रखा है। एक आईपीएस का लक्ष्य होता है कि वो डीजीपी बने, डन हो गया। आप राजनीति में आए तो राज्यसभा सांसद बन गए, आगे क्या लक्ष्य रखा है? लक्ष्य केवल है सेवा करना। आपने कहा डीजीपी बनना, सही बात है, सबसे बड़ी बात होती है। उत्तर प्रदेश का डीजीपी बन गए, और बन गए उसके बाद आदमी हितश्री समझता है। लेकिन उसके साथ साथ जो जुड़ा है, मैंने इंडियन पुलिस सर्विस केवल ऑप्शन दिया था और मैं आईपीएस बना, क्योंकि उसके पीछे का भाव था सेवा करना, जो इंडियन पुलिस सर्विस में मुझे मिला। सबसे महत्वपूर्ण, हमसे कई लोग पूछते थे आईएएस में क्यों नहीं चले गए। हमने कहा इंडियन पुलिस सर्विस ऐसी सर्विस है, और कोई भी पुलिस वाला अगर ईमानदार है, निष्पक्ष है, तो तुरंत वो किसी की इमीडिएट हेल्प जो वो कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता। उसी थीम के तहत मैं आया था इंडियन पुलिस सर्विस में। पौने 38 वर्ष सेवा किया, और पूरी नौकरी हमने सेवा भाव से की। बिल्कुल। रिटायर हुआ 30 नवंबर 14 को। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में आया 1.5 महीने बाद। फिर मैं चेयरमैन ST/ST कमीशन रहा, वहाँ भी सेवा था। सर, 1 मिनट रोकना चाहूँगा। आपने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया और आपने घर पे भी कमल खिला रखा है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, मुझे ग्रीनरी का बड़ा शौक है। देखिए अब तो शाम हो रहा है, ये बंद हो गया, नहीं तो ये सुबह सुबह ये नील कमल है। क्या संयोग है, हम लोग तो बीजेपी की बात कर रहे थे और आपने यहाँ कमल खिला रखा ये है। नील कमल है। आप देखें, यहाँ तमाम चीज़ें हैं। आप ये देखें, ये है धतूरा। लेकिन धतूरा आपने देखा होगा, लेकिन ये फूल नहीं देखा होगा। आप देखिए इधर से, इसका रंग क्या है, काला, और धतूरा ये पूरा काला धतूरा का फूल। तो ये है, भगवान शिव को बड़ा पसंद है, इसको मैं नेपाल से लाया था। तो ये हमें ग्रीनरी का भी शौक है। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का मैं सांसद हूँ, और यहाँ सांसद होने पर जो भाव है वो सेवा करने का है, और वो मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, सेवा की बात की। बिहार में चुनाव के नतीजों पे आपने नज़र डाली होगी, क्या विश्लेषण है आपका, क्या आकलन कहता है नतीजों को लेकर? अति सुंदर। मैं बिहार के माताओं, बहनों, युवाओं, बुजुर्गों, सबको आभारी हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं होने दी। बिहार में क्या था, तो बिहार में हमारे यहाँ, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, सिद्धार्थ नगर का, अवधी बोलते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ जब बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को सीख देते थे, तो उस सीख में कहा जाता था, खेती उपजे अपने कर में, बाढ़े पूत पिता के घर में। खेती जितना आप मेहनत का करोगे, उतना ही जो है वो आपको पैदावार देगी। और जो पिता का धर्म, उसने अच्छे कर्म किए हैं, उसका प्रभाव उसके पुत्रों पर पड़ता है, औलादों पर पड़ता है। बिहार का चुनाव का मैं इसी 2 शब्द में पूरा समाहित है। इसके बारे में लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बनते हैं, गरीब घर के थे, उनको तो सेवा करना चाहिए था। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी के कार्यकाल में क्या बोया गया, अपराध, अपहरण, रंगदारी, बलात्कार, गुंडागिरी, माफियागिरी, ये सब बोया गया। अब वो जो बोया गया, तो फसल बोई जाती है तो उसके फल आते हैं। कहा जा रहा है कि लालू राज का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो अभी तक चला आ रहा है। बिल्कुल चला रहा, वो चलता रहेगा। दूसरा एक शब्द आया है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म। अब धर्म की बात आती है। लालू यादव जी 25 मई 2004 को
रेल मंत्री बने थे और उन्हीं के कार्यकाल में उन्होंने बनर्जी आयोग बनाया। वो क्यों बनाया? वो भी चुनाव था 2005 बिहार इलेक्शन का। जी सर। वहाँ जब ये बने तो इन्होंने देखा कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा नरसंहार हुआ था। उस नरसंहार में 59 राम भक्त मारे गए थे जो कोच नंबर S6 साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या से जा रहे थे गुजरात। बिल्कुल। जब ट्रेन पहुंचती सुबह तो वहाँ के कट्टरपंथी मुसलमानों उस डिब्बे को घेर लिया, पेट्रोल डालकर 59 लोगों को जिंदा जला दिया। कार्रवाई हो रही थी। लालू जी को बिहार इलेक्शन दिखाई पड़ा तुष्टीकरण, तो उन्होंने क्या किया? एक बनर्जी आयोग बना दिया। रेल मंत्री नहीं बना सकता, केवल स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री, लेकिन कमज़ोर सरकार थी मनमोहन सिंह, तो उन्होंने वो बना दिया और बना करके 15 जनवरी 2005 को रिपोर्ट लिया और उसमें लिखवा लिया कि नहीं नहीं, इसमें मुसलमानों का कोई मतलब नहीं है, ये तो एक्सीडेंटल था, बाबा लोग थे, चिलम पी रहे थे और लग गई आग। तो इस तरह से उसको उन्होंने रूप दिया और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नीतीश जिनके पहले रेल मंत्री थे उन पर आरोप लगाते रहे चुनाव में, देखिए हमने मुसलमानों की मदद की, और नीतीश कुमार ने नहीं की। अधर्म का काम किया था लालू यादव ने। उसके बाद अहमदाबाद हाई कोर्ट ने इनकी रिपोर्ट को रोक दिया, इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसमें 11 को फांसी, 22 को आजम कारावास की सज़ा हुई। अधर्म किया था लालू यादव ने। और इसी तरह से राम मंदिर को इन्होंने कहा कि वहाँ जब कांग्रेस ने कहा कि यहाँ बना दिया जाए दोबारा बाबरी मस्जिद, किसी ने कहा अस्पताल बना दिया जाए, और मैं वो उस नेता का नाम नहीं लूँगा, एक ने कहा था वहाँ शौचालय बना दिया जाए। तो इस विचारधारा के लोग एक थे, राम मंदिर का विरोध किया, ये कहा यहाँ राम मंदिर तो है ही नहीं है, काल्पनिक है। ये तमाम चीज़ें थी, वो अधर्म की पराकाष्ठा थी, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। तुष्टीकरण की बात की, अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। बिहार में एक नारा दिया गया विपक्षी महागठबंधन की तरफ से, MOI का, आपने सुना होगा। उसके बाद PM मोदी भी गए बिहार में, जीत के बाद भी उन्होंने कहा, जीत से पहले भी कहा कि एक हमारा भी MOI है। बिल्कुल तो क्या वो, हाँ बिल्कुल MOI मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं 1996 से 2003 तक रेलवे का चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर था RPF का। मेरे पास आधा उत्तर प्रदेश था और आधा मेरे पास बिहार था। तो मैंने उस बिहार के जंगल राज को देखा है और एक फार्मूला था तुष्टीकरण का, MOI, मुस्लिम यादव। और मुस्लिम यादव फार्मूले पर ये मान कर चलते थे कि 30% वोट तो इनका है ही, उसके ऊपर की बात है। और ये किसी हद तक लालू यादव तुष्टीकरण करते थे, वही चीज़ तेजस्वी यादव कर रहे थे। अब वो फार्मूला फेल हो गया। अब वहाँ के लोगों ने, यादवों ने भी, मुसलमानों ने भी समझा कि ये तो केवल बेवकूफ़ बनाते हैं, भ्रमित करते हैं, तो इनका MOI फार्मूला फेल हो गया। लेकिन एक MOI फार्मूला नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, नया फार्मूला बनाया। M माने महिला, Y युवा, पूरा नैरेटिव ही बदल गया। तो ये पूरा नैरेटिव जो तुष्टीकरण की राजनीति थी वो आ गई किस पर? विकास की राजनीति। तो ये MOI फार्मूला बिहार में काम किया और उसी का परिणाम है कि अभूतपूर्व ये हमें जो सक्सेस मिली कि जो है 2/3 से ज़्यादा बहुमत, और एक प्रशांत किशोर थे वो तो 0 हो गए, कांग्रेस आ गए 6 नंबर पर और RJD शायद आ गए ये 25 पे। तो ये ख़त्म हो गए और ये इसका ये यहीं रुकने वाला नहीं है। ये आने वाले उत्तर प्रदेश इलेक्शन, अगला सवाल मेरा वही है। जी हाँ, आप यूपी के DGP भी रह चुके हैं। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में भी, यूपी में भी वो एक मुद्दा है, लेकिन बीते कुछ समय से यूपी जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है उसमें एक्शन लेने में नंबर 1 पे है। तो क्या लगता है कि ये अभी मुद्दा है यूपी में, महिला सुरक्षा है एक बड़ा मुद्दा? महिला सुरक्षा अपोजिशन के लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये उछालने का प्रयास करते हैं। तमाम आंकड़े इन्होंने कहा, NCRB का आंकड़ा, भैया NCRB का आंकड़ा, जो मैं तो पुलिस अधिकारी रहा हूँ,
ये देखा जाता है कि पर लाख आबादी पर कितने अपराध हुए, कितने बलात्कार हुए, कितनी हत्याएं हुई। बिल्कुल। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश को उस रेशियो में उत्तर प्रदेश कहीं 7वें 8वें स्थान पर है। तो ये करेंगे, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है यहाँ पर, और जो भय है ऐसे लोगों पर, जो सबक सिखाया गया है, दिया गया है, वो अद्वितीय है। तो महिला सुरक्षा यहाँ बहुत एक उत्कृष्ट श्रेणी का है उत्तर प्रदेश में। बिहार चुनाव की बात हो रही थी, तो बिहार चुनाव के नतीजों का यूपी पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि एक नया नैरेटिव बना है कि अब मुद्दों पे बात होगी, जातिवाद की बात नहीं होगी। आपको लगता है कि बिहार की जनता ने एक मैसेज दे दिया है यूपी को भी? बिल्कुल, बिहार की जनता ने, हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने मैसेज दे दिया। यहाँ की राजनीति क्या थी? यहाँ पर भी एमओआई है, वहाँ लालू यादव खुलेआम कहते थे, लेकिन यहाँ मुलायम सिंह की राजनीति भी यही रही। उन्होंने 2 वोटों को पक्का किया, मुस्लिमों का तुष्टीकरण किसी भी सीमा तक। उन्होंने कहा हम केवल स्कॉलरशिप और साइकिल केवल मुस्लिम बेटियों को देंगे। अखिलेश यादव आए तो क्या क्या इन्होंने कि साहब हम कब्रिस्तान जो है मुसलमानों का, उसका बाउंड्री बनाएंगे। उस कार्यकाल में तमाम सरकारी ज़मीनें इन लोगों ने बाउंड्री बना करके कब्जा कर लिया, बिल्कुल सरकारी आधार पर। और आपको याद होगा मुलायम सिंह ने कहा था, जब एक पत्रकार की बलात्कार करके हत्या हुई थी महाराष्ट्र में और उसमें फांसी की सज़ा हुई, तो माननीय मुलायम सिंह जी गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में, भाषण दिया। क्या दिया? ये तो बहुत बड़ी सज़ा है, लड़कों से गलती हो जाती है। साल 2012। जी हाँ, 2012 में गलती हो जाती है ऐसी सज़ा। अगर वो मुस्लिम मुलजिम ना होते तो मुलायम सिंह जी ये नहीं बोलते। दूसरा, अयोध्या में गोली चलवाई और उसके क्रेडिट लेते रहे बार बार कि मैंने गोली चलवाई, अगर ज़रूरत और पड़ती तो हम और चलवाते। ये चीज़ें उनके पुत्र ने तो और भी हद कर दी, अखिलेश यादव जी ने। इन्होंने 2013 में 14 आतंकवादियों के केस कोर्ट से वापस लिए थे, और उसमें था दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, शीतला घाट ब्लास्ट, संकट मोचन ब्लास्ट, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या कोर्ट ब्लास्ट, गोलघर गोरखपुर ब्लास्ट और सीआरपी अटैक, लश्कर तोयबा का रामपुर अटैक, जिसमें 2 पाकिस्तानी थे, मोहम्मद फारूक और इमरान साजाद। 7 पीएसी जवानों की, सीआरपी जवानों की हत्या हुई थी। आतंकवादी और रामपुर अटैक में तो 2 पाकिस्तानी भी थे। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। जस्टिस मौर्य, जस्टिस अग्रवाल ने एक ऐसा जजमेंट दिया, उन्होंने कहा आज आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल आप उनको पद्म विभूषण दे देंगे। और ये मुकदमा वापस नहीं ले पाए, और उन मुकदमों में फांसी से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा हो गई। और सबसे बड़ा भुक्तभोगी तो मैं हूँ। मैं एटीएस यूपी का फाउंडर चीफ रहा हूँ। तमाम आतंकवादी मेरे कार्यकाल में पकड़े गए। उसमें एक आतंकवादी था खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी। वो लोग 18 मई 2013 को लखनऊ अदालत जेल से गए थे गवाही देने अयोध्या कोर्ट में। लौटते समय लू लगने से खालिद मुजाहिद की बाराबंकी में डेथ हो गई, नेचुरल डेथ, लू लगने से। और मेरे खिलाफ अखिलेश यादव जी ने 19 मई की अर्ली मॉर्निंग में हत्या का मुकदमा कायम किया था। किस साल की बात है? 2013। और मैं तो उस समय डीजीपी से हट करके डीजी सिविल डिफेंस था, पुलिस संस्था भी नहीं था। कहा ये ब्रजलाल ने गिरफ्तार करवाया तो ब्रजलाल ने मरवा दिया। अब ये हुआ ब्रजलाल को गिरफ्तार करा लिया जाए तो पूरा मुस्लिम आपको वोट दे देगा। मैंने वो मर्डर केस भी झेला है। मुझे इन्होंने गिरफ्तार करने का प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए। फिर योगी आदित्यनाथ जी आए तब उससे मैं मुक्त हुआ। तो तुष्टीकरण कि यहाँ भी हद हुई है, और किस तरह से उस समय क्रिमिनल जो थे उनका बोलबाला था, किस तरह से शुरुआती दौर में जब समाजवादी पार्टी आई तो इटावा अपहरण का राजधानी बन गया। एक 1990 में एक एनकाउंटर होता है, आप तब यूपी पुलिस की सेवा में थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री आपसे नाराज़ हो जाते हैं, कुछ ऐसा एक किस्सा है। क्या था वो किस्सा? किस्सा ऐसा था, 1989 में जब ये पहली बार चेयरमैन वो बने, मुख्यमंत्री बने, तो मुझे बुलाया गया। कौन मुख्यमंत्री? मुलायम सिंह यादव जी।
उसके बाद बुलाया गया, मेरे होम सेक्रेटरी थे कि रस्तोगी, उन्होंने कहा बृजलाल जी आप अपने बैच के पहले एसएसपी हैं, आप इटावा के एसएसपी बनाए गए हैं, बधाई दूं या सद्भावना व्यक्त करूं? मैंने कहा सर आप मेरी वर्किंग जानते हो, मैं माननीय मुलायम सिंह को जानता नहीं, लेकिन मैं लखनऊ का शहर कप्तान था 84-86, वो मेरी कार्य प्रणाली से अच्छी तरह अवगत हैं, वो जानते हैं तेज़ तर्रार लड़का है, लेकिन मेरी ये तेज़ तर्रारी विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करता। मैं गया, वो दिन था 18 दिसंबर 1989, और उसके बाद वहाँ गया। मैंने सर मुझे मत ले जाइए, आपको दिक्कत होगी। नहीं माने। मैं 2 दिन के बाद गया और इनकाउंटर जो हुआ था वो था भूरा यादव, जसवंत नगर था। एक वहाँ गैंग चलता था सिरपत यादव भूरा, इंटर स्टेट गैंग था। हमसे कहा गया सिरपत यादव, वैसे भी मैं पीछे पड़ा था, लेकिन खिचड़ी का दिन था 14 जनवरी 90, दिन दहाड़े जसवंत नगर में इनकाउंटर हुआ और भूरा यादव मारा गया। भूरा यादव जब मारा गया, शाबाशी इनामिया मिलनी था, चाहिए थी। नंबर 2 था गैंग का। और उसके बाद मैंने जब बताया तो वहाँ हंगामा मच गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा अरे भूरा वो तो मेरे गोत्र का था, सिरपत यादव तो घोसी यादव था, वो तो बच गया। उसके बाद साहब मुझे डीआईजी को भेजा गया, क्योंकि 5 उसमें अपहरण किए थे, वो तोते की तरह बोल रहे थे। अगर वो ना होते तो मुझे तो जेल भेज दिए होते। अब जब हुआ तो मुझे डीजी ने बुलाया, डॉक्टर आरपी माथुर, कि आपको मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। 18 जनवरी 1990 की रात में इसी कालिदास मार्ग पर डॉक्टर माथुर, हमारे डीआईजी थे गुंगेश, और मैं, माननीय मुलायम सिंह आते हैं। उन्होंने डीआईजी की तरफ, क्योंकि वो एसपी रह चुके थे, उनके बड़े ख़ास थे। गुंगे साहब, जैसे आपके जाटों में गोत्र होता ना, वैसे हमारे अहीरों में गोत्र होता है। ये जो सिरपति मारा गया जिसको हम चाहते थे, वो घोसी गोत्र का था, और ये तो कमरिया गोत्र का था, मेरे गोत्र का था। तो साहब घोसी भी नाखुश हो गए, और मेरे गोत्र वाले यादव भी नाखुश हो गए। इस कदर जातिवाद हावी था जी हाँ। तो साहब इससे तो हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, जब तक पूरे थाने को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक इसकी भरपाई नहीं होगी। हमारे डीजी हाँ साहब करता हूँ। मैंने कहा सर पहले मुझे सस्पेंड कर दीजिए, क्योंकि अगर अच्छा काम करने में सज़ा मिलेगी तो फिर अभी आप जो गैंग है, फक्कड़ गैंग, उस पर कार्रवाई कौन करेगा। इतना मेरा कहना था। माननीय मुलायम सिंह जी गुस्से में होकर चले गए अंदर। मैंने एक को सस्पेंड तक नहीं किया। उसके बाद कई परिस्थितियां बनती हैं, और एक है शिवपाल पर मुकदमा। अच्छा, ये मैं इसमें ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपका ज़्यादा कार्यकाल तो समाजवादी पार्टी के शासन में ही बीता है। नहीं साहब, समाजवादी पार्टी का, हाँ यस, मतलब जितना भी बीता बड़ा मुश्किल रहा होगा। बड़ा मुश्किल। जिस तरीके से आप, जब समाजवादी सरकार आती थी तो मेरे लिए जगह छोड़ती थी। जो इटावा ये अखिलेश यादव तक चलता है, मतलब साल 2012, आप 90 की बात बता रहे हैं। फिर 2012 में भी वही उनकी सरकार रही। फिर जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाया तो 2004 से 7 तक इनकी सरकार रही, तो मेरे लिए जगह खोजते थे। वो घटना है, मैं उसको, मेरी उस पर एक पुस्तक है इटावा फाइल्स। अच्छा, वहाँ पर एक घटना हुई। इन्हीं के परिवार के एक अभिएमपी हैं, मुझे फ़ोन किया 8 अप्रैल 90 शाम को। बोले भाई साहब, हमारे परिवार के भाई ने एक ज़मीन है उनकी, मुनीब यादव की, कब्जा कर लिया। कल पूरा कब्जा हो जाएगा। मैं परिवार का हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्या आप कुछ मदद कर पाएंगे? मैं भेज दूँ? का भेजिए। मुनीब यादव अपनी पत्नी माया देवी के साथ आते हैं, और मैंने थाना अध्यक्ष सिविल लाइन शाह आलम खान को लिखा कार्रवाई करें। नेक्स्ट डे 9 अप्रैल को जब शाह आलम खान पहुँचते हैं उस जगह पर, तो सैफई के जो शिवपाल सिंह के आदमी थे कब्जा कर रहे थे। थाना अध्यक्ष ने 22 को गिरफ्तार किया, थाने ले गया। उसके बाद सैफई के प्रधान दर्शन सिंह यादव, वो अपने 2 लोगों के साथ पहुंचते हैं। उन्होंने कहा छोड़ दो इन लोगों को। माननीय मुलायम सिंह जब पहली बार गए तो उन्होंने कहा था इटावा का प्रत्येक आदमी अपने को मुख्यमंत्री समझे। और उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की। जी हाँ। और उस समय तो सैफई गांव का प्रधान। तो उसने कहा कि आप हैं कौन? तो दर्शन सिंह यादव प्रधान सैफई ने हमारे थाना अध्यक्ष को 2 झापड़ मारा।
मैं हूं दर्शन सिंह यादव, सैफई का प्रधान और मुलायम सिंह जी के परिवार विधायक का। जैसा रुतबा। जी हाँ। उसके बाद हमारे थाना अध्यक्ष ने उनको और दो जो और बदतमीजी बंद कर दिया, 25 हो गए। जब ये खबर शिवपाल सिंह को लगी कि चचा भी बंद हो गए, तो 100-150 आम आदमी राइफल बंदूकों के साथ थाना सिविल लाइन पर हमला हुआ। सब मुलजिम छुड़ा ले गए। थाना अध्यक्ष को कुर्सी से खींच करके लात जूतों से लहू लुहान कर दे गया हिवाजी ने पूरा ब्लड। और जब मैं पहुंचा तो थाना खाली था। उसके बाद डीआईजी चल चुके वहाँ से, और उसके बाद डीआईजी साहब आ गए। मैंने उसका डॉक्टरी मुआयना कराया। डीआईजी साहब आए और जेएस गुंगेश सीधे गए शिवपाल के घर, और वहाँ पर जो मुलजिम छुड़ा लिए गए थे लैंड माफिया, उनसे एप्लीकेशन लेके थाना अध्यक्ष पर 4 फर्जी मुकदमे कायम कर दिए। सड़क छाप। थाना अध्यक्ष ने मेरी घड़ी छीन ली, चेन छीन लिया। अब 4 मुकदमा फर्जी करा करके डीआईजी साहब डाक बंगले पाते हैं। वो इतने उतावले थे घर के उसमें बंगले में घुसने के अंदर। पहले हमसे बोले, एसएसपी साहब, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं शिवपाल को आज ही क्लीन चिट दिया जाएगा और शाह आलम खान को जेल भेज दिया जाए। मैंने कहा, व्हाट आर यू टॉकिंग? जिसने सही काम किया उसको कह रहे हैं जेल भेज दिया जाए? बोले मुख्यमंत्री की यही इच्छा है। तो मैंने कहा, जब तक ब्रजलाल एसएसपी है तब तक ना आप कर पाएंगे ना मुख्यमंत्री कर पाएंगे, मुझे हटा दो, मर्जी हो कर लेना। शाह आलम बुलाए गए, खून से लथपथ, वर्दी पर खून। उनसे पूछते क्या हुआ शाह आलम? उसने जैसे शिवपाल जी का नाम लिया, बोले नहीं शिवपाल थाने नहीं गए। बोले साहब वही गए? तो बोले ऐसा सच बोलने से क्या फ़ायदा जिससे खुद के हाथ पांव कट जाएं। और उसको डांटने लगे। उसके मुंह से निकला, मैं सर कहाँ जाऊं, आप हमारे माई बाप हैं, और सर मेरे भी अधिकार हैं, मैं देश का नागरिक भी हूँ। ये कहा था शाह आलम खान ने रोते हुए। मुझे उसका चेहरा इस समय याद आ रहा है। उसके बाद कहा, अच्छा नागरिक है, स्वतंत्र नागरिक। कागज़ भेजा डीआईजी ने, लेख इस्तीफा ज़बरदस्ती लिखवाऊंगा। मैंने उस समय कहा, दिस इज़ टू मच। मैंने कहा, शाह आलम चल मुकदमा कायम कर। और मैंने थाना सिविल लाइन में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी के सगे भाई शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ 9 अप्रैल 90 को मुकदमा कायम करा गया था। इनके चचा तो पहले गिरफ्तार हो गए थे, प्रधान जो ये लोग छुड़ा ले गए थे। और उसके बाद बड़ी लंबी कहानी है। डर नहीं लगता था आपको उस समय कि आप मतलब पूरे सरकार के खिलाफ एक पुलिस अफसर बगावत कर रहा है? बिल्कुल बगावत नहीं, संविधान का जो शपथ लिया था वो मेरे दिल को कचोट रहा था, और उस संविधान के शपथ को मैं पूरा कर रहा था। ये अत्याचार में नहीं कर देख सकता था कि शाह आलम खान को जेल जाए। सीआईडी की टीम भेज दी गई, मुझे नैनीताल ट्रेनिंग में भेज दिया। उसके बाद इतना प्रताड़ित किया गया मुझे। और उसके बाद एक थे, अब तो स्वर्गीय हैं, एसके रिजवी साहब, एसपी सीआईडी। इंस्पेक्टर वो थे डीएसपी नथु सिंह यादव, सुंदरलाल मौर्य इंस्पेक्टर चौहान। सीआईडी इंक्वायरी महीनों लगता है, सालों लगता है। 1 हफ्ते में सीआईडी इंक्वायरी फाइनलाइज, मुझे बर्खास्त करने का डिपार्टमेंटल एक्शन, और शाह आलम खान के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाने की अनुमति। वो जब मैं डिपार्टमेंटल एक्शन फेस किया हूँ, मुझे ऐसी जगह रखा गया, मैं जो हिट लिस्ट में था। मैंने कहा कहीं पीएससी में कर दो, तो मुझे पीएससी बटालियन में 12/14 का एक कमरा दिया गया था रामनगर वाराणसी में, जिसमें एक सीनियर आईपीएस अफसर ने बिताया है साल भर। इतना तंग किया गया, मेरी पुस्तक किताबा फाइल्स में है। तो वो घटना ऐसी थी। वो चीज़ जब इनकी सरकार आई तो मुझे ऐसी जगह किया गया जहाँ बिजली भी ना हो। यहाँ पीटीएस उन्नाव में था, वहाँ कोई डीआईजी नहीं रहता, मैं ही रहता था। जब गर्मी आ गया, मैं क्या करूँ, बिजली नहीं, तो मैं खुले आसमान में किससे तखत बिछा करके, और AK-47 मेरे सीने पर होती थी और 2 मेरे संतरी, मैंने खुले आसमान के नीचे एक सीनियर डीआईजी ने 95-96 बिताया है। किस्से बहुत हैं, समय हमारे पास बहुत कम है। चलते चलते मैं एक रैपिड फायर हम लास्ट में करते हैं। कुछ मैं नाम लूंगा, हाँ। एक शब्द जो आपके दिमाग में आएगा वो नाम सुनते आप बता दीजिएगा। चलिए। योगी आदित्यनाथ, ये एक शब्द जो आपके दिमाग में इनका नाम सुनते ही आता हो। ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश में कभी नहीं हुआ है। और आज जो यहाँ कानून का राज है, माफिया मुक्त है, उसके प्रतीक हैं योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी तो विकास की, सबके साथ सबका विकास के प्रतीक हैं।
और आज भारत जो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, सामरिक रूप से हम सशक्त हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी दुनिया के नंबर 1 नेता हैं जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव सीनियर नेता दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये मैं कहूँगा कि लालू यादव के समय, उस समय भी अपराध, अपहरण, कम शब्दों में एकदम सटीक जो आ रहा हो, और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, और सबसे बड़ा भुक्तभोगी तो मैं हूँ। एक और आखिरी नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हैं, अच्छे आदमी हैं, बड़ी इनसे उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने भी जब आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए तो इन्होंने भी सिद्ध कर दिया कि ये भी अपने पिताजी की राह पर चल रहे हैं, और वही इनके जैसे लालू यादव तेजस्वी यादव का हुआ, वही उत्तर प्रदेश। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए।